सबसे पहली हमारी जो डिजीज है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी ओकेजनली, जो एंजाइटी है हमारी लाइफ का एक पार्ट है। मतलब जैसे अगर आप कोई भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको सपोज कोई काम दे दिया गया या फिर बोला गया कि टेस्ट है आपका, एग्जाम है कोई भी, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको बनाना ही है, तो उससे पहले आप जो वो एंजाइटी होना नॉर्मल है कि पता नहीं क्या होगा इस चीज के बारे में। तो ये जो हम चिंता, जो स्ट्रेस ले रहे हैं ना कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक होगा भी या नहीं होगा, वो हमारा एंजाइटी जिसको हम बोल सकते हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा, ये तो नॉर्मली हमारी ये जो वरी है टेम्परेरी है। मतलब पेपर में जाने से पहले जो हम डर रहे हैं वो डर रहेगा, सबको होता है। जैसे आप पेपर में बैठे, आपने पेपर में लिखना स्टार्ट किया, फिर आपको वो डर नहीं रहता, तो वो क्या है, चला जाएगा। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, इसमें जो एंजाइटी हो रही है वो टेम्परेरी नहीं होती। यानी जो टेम्परेरी फियर है ना, हमारा जो वरी है, उससे ज्यादा अगर हो तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by feeling of worry or fear that are strong enough to interfere with one's daily activity। यानी इतना ज्यादा डर लगेगा पेशेंट को, इतनी ज्यादा वरी करेगा कि वो अपनी डेली जो एक्टिविटी करता था वो भी नहीं कर पाएगा, तब आप उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हो। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बहुत तरीके की टाइप्स के जो है वो डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे पहला है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक में क्या होगा, बार बार पेशेंट को पैनिक अटैक आएंगे, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे पैनिक अटैक आएंगे। इस टाइम पे पेशेंट, अब पैनिक अटैक वाले को अगले टाइम ये भी डर रहता है कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मतलब चिंता करता रहता है उस चीज के बारे में। तो जब उसको पैनिक अटैक आएंगे तब उसको पाल्पिटेशंस होंगी, स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। ये होता है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर में ही पहला पॉइंट है, पैनिक डिसऑर्डर। दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर इन द सोशल सिचुएशन। कोई भी सोशल सिचुएशन, जैसे जहां पे आपको इकट्ठे होना है, कोई भी ओकेजन है, चाहे वो आपका कॉलेज का हो या फिर आपको कुछ चीज बोल के आनी है, अगर स्टेज फोबिया जैसे होता है ना, उस तरीके की कंडीशन की जब जो पेशेंट है आपका इतना ज्यादा एक्सट्रीम फियर में होता है कि उसको यूं लगता है कि दूसरे पर्सन पता नहीं उसके बारे में ऐसा क्या बोल देंगे, तो जब सोशली उसको एंजाइटी हो तो उसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो जहां पे उसको लगेगा ना कि बहुत सारे पर्सन हैं वहां पे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, तो ऐसी जगहों से बहुत दूर रहता है। पेशेंट को बहुत मुश्किल से उसके दोस्त बनते हैं, बन भी जाएं तो रहते नहीं है ज्यादा टाइम। तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के साथ होता है। और हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर में एक आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब रिकरिंग इरेशनल थॉट्स दैट लीड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक और रिपीटेड बिहेवियर। यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हमारा एंजाइटी में आता है। मतलब पेशेंट इतना ज्यादा अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कैसा वो बिहेवियर कर रहा है, ये ठीक है, क्या मूवमेंट वो कर रहा है वो उसको पता ही नहीं होता। तो अब अपनी सोच में अंदर अंदर ऐसे होता रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लिनिकल फीचर जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हमारे कैसे आएंगे, जो कॉमन है, नाइट मियर्स आते हैं पेशेंट को। जैसे बोलेगा आपको पेशेंट की मुझे तो ऐसे डरावना सपना ऐसे होता है मेरे साथ, तो होगा ही ऐसे, तो नाइट मियर्स। पैनिक अटैक्स आएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस होगी पेशेंट को। ऐसे पेशेंट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उनकी, किसी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सोने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, ड्राई माउथ होगा, हॉट फ्लशेस, वरी, नंबनेस लगेगी, हेडेक होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, ट्रेमर्स, डायरिया तक हो सकता है। कॉजेस की अगर हम बात करें तो जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व होता है। बाकी स्ट्रेस की वजह से भी होंगे, ओवर स्ट्रेस जो लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप पेशेंट की, कोई और ब्रेन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट, यानी किसी डिजीज की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए उसको रूल आउट करने के लिए आप ईईजी, सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं ब्रेन का। देन आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जर्नल या सपोर्टिव साइकोथेरेपी हमने देनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है वो देनी है पेशेंट को। मतलब आपको क्या है, आपको समझाना पड़ता है पेशेंट को। जैसे उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो आपको उसको बताना है कि वो कैसे डील करे उस सिचुएशन में। या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है अगर उसको, तो उसको आपने लर्न, ये उसको ये चीज समझानी है कि उसको कैसे दूसरों को फेस करना है, कैसे उनके साथ बात करनी है, कैसे रहना है। वो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें ड्रग्स की तो एंटी डिप्रेसेंट है, बेंजोडाइजेपिन्स हैं या फिर बीटा ब्लॉकर्स जैसे उनमें प्रोपेनोलॉल हम आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये हमारा है एंजाइटी डिसऑर्डर। देन वी कम टू डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? इट इज क्लासिफाइड एज मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं हम डिप्रेशन को। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस और एंगर दैट इंटरफेयर विद पर्सन एवरीडे एक्टिविटी रिजल्टिंग इन लॉस टाइम एंड लोअर प्रोडक्टिविटी। डिप्रेशन क्या है? पेशेंट इतना जो है वो सैड होगा। नॉर्मली तो हम कई हो जाता है ना, कोई चीज आप चाहते हो मिल नहीं रही तो सैड हो जाते हैं, लेकिन जब ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये जो सैडनेस वाला टाइम है, ये फीलिंग है जो सैडनेस की या किसी चीज के लॉस होने की या एंगर की, कि वो पर्सन की डेली एक्टिविटी को इंटरफेयर करे, उससे होगा क्या? टाइम बर्बाद हो रहा है और प्रोडक्टिविटी उस पर्सन की लो हो जाती है, तब आप उसको बोलते हो डिप्रेशन। ठीक है। कुछ कंडीशंस है दैट गेट वर्सन ड्यू टू डिप्रेशन। कुछ ये कंडीशंस है, हेल्थ जो कंडीशन है, जो अगर इन पेशेंट को अगर डिप्रेशन हो गया तो इन चीजों को और ज्यादा वर्स कर सकते हैं। जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, यानी उसके आर्थराइटिस को और बढ़ाने वाला ही होगा डिप्रेशन। अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो उन इन सिचुएशन को डिप्रेशन और ज्यादा वर्स कर सकता है। कॉजेज क्या है डिप्रेशन के? जेनेटिक प्री डिपोजिशन देखने को आपको मिलेगी मिलेगी। अगर एडवर्स एक्सपीरियंस हो किसी भी पेशेंट का या फिर इमोशनल डेप्रिवेशन हो, मेडिकल इलनेस मतलब पेशेंट बीमार है किसी भी बीमारी से तो उसकी चिंता में लेके बैठे है, नहीं डिप्रेस हो गया, तो मेडिकल इलनेस कारण हो सकती है। ड्रग्स इसका कारण हो सकती हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि वो डिप्रेशन में गया। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसका मूड कैसा होगा? एंगर, गुस्से में रहेगा, एग्रेसिव बहुत रहेगा, इरिटेबिलिटी होगी। फीलिंग एम्प्टी, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सब कुछ खाली है, सैड, होपलेस लगेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, थॉट्स, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये मेन वो है इसका। सेक्सुअल डिजायर रिड्यूस हो जाती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इनसोम्निया होगा, यानी पेशेंट या तो सोएगा ही नहीं या फिर एक्सेसिव स्लीप होगी। फटीग होगा, पेन होगा, हेडेक हो सकता है ऐसे। अगर हम बात करें डिप्रेशन के टाइप्स की तो हमारा एक होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दूसरा होता है परसिस्टेंट जो वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव में क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म है डिप्रेशन की। इसमें क्या होगा? पेशेंट जो है वो परसिस्टेंटली जो है वो फीलिंग ऐसी रहेगी उसकी कि सैडनेस है, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, ये खुद से नहीं जाने वाली, उसको थेरेपी की जरूरत है। उसको किसी आपको जो है वो जो साइकोथेरेपी उसको देनी पड़ेगी, ड्रग्स उसको देनी पड़ेंगी, मतलब मेडिसिन उसको देनी पड़ेंगी, तभी वो ठीक होगा। तो मेजर क्या है? सीवियर फॉर्म है डिप्रेशन की। एक आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको आप डिस्थाइमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है? माइल्डर है ये, यानी जो डिप्रेशन है वो माइल्ड कैटेगरी का होगा बट क्रॉनिक है, मतलब बहुत टाइम से ऐसे चला आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरी हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट से, क्योंकि कोई ऐसा रीजन हो सकता है ना जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया, तो फिजिकल एग्जामिनेशन या ईईजी हम करा सकते हैं कि कोई ब्रेन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए जस्ट। ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी हमने देनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, मेडिटेशन करने को बोलना है पेशेंट को। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एमाइट्रिप्टाइलिन हो गया, इमिप्रामीन है, फ्यूगोक्सिटीन है या फ्यूवोक्सामीन है, ये हमें पेशेंट को देना है। देन हमारे आते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं, फॉर्मली नॉन एज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। इट इज एन एनी मेंटल डिसऑर्डर दैट मैनिफेस्ट एज फिजिकल सिम्टम्स दैट सजेस्ट इलनेस और इंजरी बट कैन नॉट explained fully by the general medical condition or by direct effect of a substance or not attributable to another mental disorder। मतलब क्या है कि आपके ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर ना मेंटल डिसऑर्डर है। पेशेंट आपके पास फिजिकल सिम्टम्स लेके आएगा कि मुझे तो यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे ऐसा हेडेक हो रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास फिजिकल सिम्टम्स लेके आएगा। जब आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करोगे, मतलब पेशेंट को देखने से कहीं नहीं लग रहा आपको कि उसको जो वो उसको हेडेक है या फिर वो किसी भी प्रॉब्लम में, ऐसे देखने से भी नहीं लग रहा। प्लस में आपने इन्वेस्टिगेशन कराई कि कुछ कॉज आपने सोचे कि ऐसा हो सकता है मे बी, को आपने कॉज भी देखे उसके, तो कोई कॉज आपको मिला ही नहीं है, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल आ रही है लेकिन पेशेंट आपको फिजिकल सिम्टम दे रहा है, वो आपके होते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर।
साइन एंड सिम्टम इसमें पेशेंट आपको बताएगा पेन होता है जी मुझे तो, या फिर बोलेगा नोजिया होता है, हेडेक है, डिजीनेस है, सेक्सुअल डिसफंक्शन। कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है उसके अंडर आती हैं। पहला है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होगा, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द एक्चुअल लॉस ऑफ बॉडीली फंक्शन सच एज ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, नमनेस ड्यू टू एक्सेसिव एंजाइटी। यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव एंजाइटी होती है तो सच में ही ऐसा होता है कि उसका जो बॉडी का फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, मतलब ब्लाइंडनेस हो जाती है, दिखना ही बंद हो जाता है पेशेंट को, पैरालिसिस हो जाती है या नमनेस हो जाती है। क्या कन्वर्जन डिसऑर्डर, मतलब ऐसा वो सोच रहा था, मेंटल कोई डिसऑर्डर है ना ये हमारा सोमेटोफोम, ऐसा एक्सेसिव एंजाइटी की वजह से सच में उसके साथ ऐसा हो गया, जैसे ब्लाइंडनेस हो गई या पैरालिसिस, तो उसको आप बोलते हो कन्वर्जन डिसऑर्डर। फिर आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है, पेशेंट को डर रहता है या फिर ऐसा रहता है कि उसको तो भाई बहुत कोई सीरियस इलनेस है, कोई फेटल बीमारी जरूर है, इसलिए बार बार अपना मेडिकल चेकअप कराता रहता है, तो वो भी हमारा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में आता है जिसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। पेशेंट हैविंग अ फियर और बिलीव दैट दे हैव अ सीरियस और अ फेटल डिजीज दैट परसिस्टेंट डिस्पाइट अप्रोप्रिएट मेडिकल रीएश्योरेंस। इसलिए बार बार मेडिकली रीएश्योरेंस लेनी पड़ती है, उसको चेक कराता रहेगा खुद को कि मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। थर्ड इसमें आता है बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जहां पे जो इंडिविजुअल है उसको अपनी जो बॉडी इमेज है वो अलग, मतलब ऐसा उसको लगेगा कि चाहे वो ऑक्यूपेशनल प्री ऑक्यूपेशनल, मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस है ना उसमें डिफेक्ट लगता है उसको कि कोई प्रॉब्लम है ऐसा मेरे साथ, बॉडी नॉर्मल है लेकिन उसको लगेगा कि मैं ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है इस तरीके से। ये भी मेंटल डिसऑर्डर में आता है हमारा सोमेटोफोम में। डायग्नोसिस आप क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे पेशेंट की, और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको पूरा मेडिकल का तो पूरा आपके पास लेके ही आएगा कि देखिए मेरे ये टेस्ट थे, ये सब नॉर्मल आए लेकिन मेरे को ऐसा होता है, तो आपको एग्जामिनेशन से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी करते हैं हम ऐसे पेशेंट की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसको आपको बताना है कि किस तरीके से किस चीज के प्रति वो रिएक्ट करे। या एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशन है हमारी मिप्रामीन है या एमिट्रिप्टाइलिन है वो हमें देनी है पेशेंट को।